उसकी चांद जैसी सूरत पर दिलीप कुमार न्यौछावर हो गए। लेकिन उनकी ये खुशियाँ ज़्यादा वक्त तक टिक नहीं सकी, क्योंकि उनका लाडला बेटा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। उसे मार डाला गया। मगर किसने मार डाला उस नन्ही सी जान को? एक बूढ़ी औरत छोटे से बच्चे को गोद में उठाए खड़ी हुई थी। सामने से एक बूढ़े फकीर आए, बच्चे को चूम कर बोले, ये महान प्रसिद्धि और अद्वितीय उपलब्धि के लिए बना है, लेकिन सावधान, तुम्हें इसे बुरी नज़र से बचा कर रखना होगा, वरना ये अल्पायु होगा, जल्दी ही तुम इसे खो दोगी। वो बूढ़ी औरत रोने लगी, उपाय पूछने लगी। बाबा बोले, इसे बदसूरत बनाओ, जितना हो सके बदसूरत बना डालो, तभी ये बच पाएगा। बस अगले दिन से उस बच्चे को गंदे संदे कपड़े पहनाए जाने लगे, भद्दे तरीके से उसका बाल मूंड दिया गया, चेहरे पर दाग धब्बे बना दिए गए, माथे पर हर रोज़ काली कालिख पोत दी जाती। पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ाती, हंसती। वो हीन भावना का शिकार हो गया, अकेला, दुखी और उदास रहने लगा। तब कोई नहीं जानता था कि एक दिन यही बच्चा पूरी दुनिया में दिलीप कुमार बन जाएगा। आज मैं आपके लिए बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर एक्टर दिलीप कुमार की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। रोती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन फिर भी दिलीप कुमार ने क्यों तोड़ दिया मधुबाला का दिल? जान का खतरा होने के बाद भी किस एक्ट्रेस के साथ दिलीप कुमार ने किया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? क्या है महाशातिर औरत आसमा रहमान के साथ दिलीप कुमार की दूसरी शादी का अनसुना सच? कैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिलीप कुमार को रुलाए खून के आंसू? किसने मरवा डाला दिलीप कुमार के लाडले बेटे को? ऐसे तमाम दिलचस्प सवालों के बेहद दिलचस्प जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर सन 1922 को आज के पाकिस्तान यानी तब के हिंदुस्तान के पेशावर की मशहूर किस्सा ख्वानी बाज़ार में हुआ था। तादाद ज़्यादा है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि दिलीप कुमार का असली नाम दिलीप कुमार था ही नहीं। दिलीप कुमार का असली नाम था यूसुफ खान पठान। उनके अब्बा, जिन्हें वो प्यार से आघा जी कहते थे, लाला सरवार अली खान, फलों के बहुत बड़े व्यापारी थे। अम्मा आयशा बेगम उनसे बहुत प्यार करती थीं। दर्जनों भाई बहनों वाला एक भरा पूरा समृद्ध परिवार था उनका, जो 1930 के दशक में पेशावर छोड़ बम्बई में बस गया। अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल और बर्नेस स्कूल से दिलीप कुमार ने स्कूलिंग की, फिर खालसा कॉलेज और विल्सन कॉलेज से पढ़ाई की। 19 साल के थे। एक दिन सुबह सुबह नाश्ते के वक्त आघा जी के साथ उनकी एक तीखी तल्ख बहस हुई। बेकार, जिंदगी भर एक धेला नहीं कमा सकते अपने दम पर। आघा जी के इन लफ्ज़ों ने दिलीप के दिल को बड़ी चोट पहुंचाई। उसी रात वो घर से भाग गए। पहुंचे पूना। वहाँ ब्रिटिश आर्मी कैंटीन में काम करने लगे। कॉलेज के ज़माने में लड़कियों के प्रति दिलीप की शर्म को मिटाने के लिए उनके दोस्त राज कपूर ज़बरदस्ती बगैर उनकी इच्छा के कैंटीन में अलग अलग लड़कियों के साथ उनकी मीटिंग फिक्स करवाया करते थे। मीटिंग के दौरान
दिलीप के मुंह से बोल तो नहीं निकलता था, मगर वो सैंडविच बड़े चाव से खाते थे, इसीलिए बहुत अच्छे सैंडविच बनाते थे। उनका सैंडविच और नींबू शरबत का स्टॉल पूरी कैंटीन में मशहूर था। कुछ महीने पूना में बिताने और पैसे कमाने के बाद दिलीप वापस बम्बई लौट आए। आघा जी के साथ उनकी सुलह हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण परिवार आर्थिक संकट के दौर में था, इसीलिए दिलीप नौकरी तलाशने लगे। एक दिन सुबह सुबह चर्च गेट पर खड़े थे। मरीन ड्राइव जाना था कि डॉक्टर मसानी से टक्कर हो गई और वो उन्हें लेकर मलाड चले गए। दिलीप नहीं जानते थे कि मरीन ड्राइव से मलाड उन्होंने उस दिन अपनी मंजिल नहीं बदली थी। असल में उनकी किस्मत उन्हें उनकी सही मंजिल की ओर ले गई थी। डॉक्टर मसानी को बॉम्बे टॉकीज़ फिल्म स्टूडियो की मालकिन देविका रानी से कुछ काम था। देविका जी बात डॉक्टर मसानी से कर रही थीं, मगर ध्यान सारा दिलीप कुमार पर था। और फिर आखिरकार उन्होंने वो एक सवाल पूछ लिया जिसने दिलीप कुमार की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या तुम बतौर एक्टर बॉम्बे टॉकीज़ में नौकरी करोगे? एक्टिंग तो दूर, दिलीप को फिल्म किस चिड़िया का नाम है ये तक नहीं पता था, क्योंकि तब तक की ज़िंदगी में उन्होंने एक भी फिल्म नहीं देखी थी। उनका बिल्कुल मन नहीं था, मगर 1250 रुपये पर मंथ की सैलरी, इतना तो आघा जी को अपने धंधे से नहीं मिलता था। परिवार की कितनी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। इस नाते दिलीप कुमार ने हाँ कर दिया। साल 1944 में रिलीज़ होने वाली फिल्म ज्वार भाटा से दिलीप कुमार ने अपना फिल्म डेब्यू किया। ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इसके बाद एक के बाद एक लगातार 3 फिल्में बुरी तरह पिटी। दिलीप के कॉन्फिडेंस की कमर टूट चुकी थी। मगर साल 1947 में रिलीज़ होने वाली फिल्म जुगनू दिलीप कुमार के कैरियर की पहली हिट फिल्म बनी और इसने दिलीप के कैरियर को बचा लिया। इसके बाद शहीद और मेला भी ठीक ठाक सफल हुई। हिंदी सिनेमा में दिलीप कुमार की ब्रेक थ्रू फिल्म मानी जाती है 1949 में रिलीज़ होने वाली अंदाज। इसने दिलीप कुमार को स्टार बना दिया। इसके बाद 50 का तो दशक दिलीप कुमार के नाम हो गया। पूरे 50 के दशक में दिलीप कुमार ने आन, बरसात, बाबुल, जोगन, दीदार, देवदास, दाग, इंसानियत, पैगाम, उड़न खटोला, यहूदी, मधुमती जैसी कई फिल्मों में काम किया। इनमें से कुछ हिट हुई, कुछ सुपर हिट और कुछ ऑल टाइम क्लासिक्स बन गईं। कहते हैं कि पर्दे पर दिलीप कुमार चेहरे से जैसा दुख दर्द उड़ेल देते थे, वैसा आज तक कोई अभिनेता नहीं कर पाता। इसीलिए तो दिलीप दुखी होते थे तो लोग दुखी हो जाते थे, दिलीप रोते थे तो लोग रोते थे। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि दिलीप के चेहरे पर आने वाला ये दुख दर्द झूठा नहीं था, उनके अंदर की सच्चाई थी, हकीकत थी। नहीं समझे? दरअसल करियर की शुरुआत में दिलीप कुमार को प्यार हो गया अपनी को एक्ट्रेस कामिनी कौशल से। दोनों की जोड़ी हिट थी, फिल्मों में भी और असल ज़िंदगी में भी। लेकिन इस लव स्टोरी में ट्रेजेडी तब हो गई जब अपनी बड़ी बहन की कार एक्सीडेंट में मौत होने के बाद उनकी दोनों छोटी बच्चियों को संभालने के लिए, उन्हें माँ का प्यार देने के लिए कामिनी कौशल ने अपने जीजा जी से शादी कर ली। दिलीप का दिल टूट गया। मगर कहते हैं ना, दिल से दिल का रिश्ता जो है पल दो पल में मिटता नहीं।
ऐसे थोड़ी ना प्यार खत्म हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। दिलीप और कामिनी का ये रिश्ता भी नहीं खत्म हुआ, नहीं टूटा। शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया। इंडस्ट्री हिल गई। दिलीप और कामिनी के परिवारों में भूचाल आ गया। डायरेक्टर पीएन अरोरा अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि एक दिन कामिनी का एक आर्मी मैन भाई सेट पर पहुंच गया बंदूक लेकर, और उसने दिलीप की कनपटी पर बंदूक तान दी और धमकी देते हुए बोला कि अगर दिलीप ने कामिनी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा तो वो उन्हें गोली मार देगा। मगर मोहब्बत मरने से नहीं डरती। दिलीप और कामिनी की करीबी में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। ये देख निराश हो उसने अपने आप को ही गोली मार ली और मर गया। पर एक बात ये भी सच है कि हर चीज़ का एक अंजाम होता है, नतीजा होता है। दिलीप और कामिनी दोनों जानते थे कि इस रिश्ते का, इस मोहब्बत का कोई अंजाम नहीं। इसीलिए एक वक्त दोनों को अपनी राहें जुदा करनी ही पड़ी। अंशुला वाजपेयी अपनी किताब दिलीप कुमार पायोनियरिंग आइकन इंस्पायरिंग लेजेंड्स में लिखते हैं कि कामिनी के हाथों दिलीप के दिल को जो दर्द मिला वो उसे अपने चेहरे पर उकेरते थे, और इसी वजह से हिंदी सिनेमा को मिला अपना पहला और इकलौता ट्रेजेडी किंग। दिलीप कुमार के इस प्रेम रोग का इलाज बनकर आई मधुबाला। वो एक मरहम थी। जब से तराना फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने दिलीप कुमार के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, तब से दिलीप के दिल के ज़ख्म भरने लगे। दिलीप कुमार और मधुबाला की जोड़ी को हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक जोड़ी माना जाता है। लेकिन अफसोस, असल में ये जोड़ी नहीं बन सकी। ये दोनों शादी करना चाहते थे, नहीं कर सके। कहते हैं कि मधुबाला के अब्बा अताउल्ला खान को दिलीप कुमार पसंद नहीं थे। इसीलिए दिलीप कुमार के लाख चाहते हुए एक दिन घर पर काजी का इंतज़ाम कर मधुबाला को खींच कर वहाँ ले चलने के बाद भी मधुबाला अपने अब्बा की मर्ज़ी के खिलाफ नहीं जा सकी। इन दोनों की शादी नहीं हो सकी और ये रिश्ता टूट गया। हालांकि दिलीप कुमार अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में एक दूसरी ही कहानी कहते हैं। उनके मुताबिक ऐसा नहीं था कि अताउल्ला खान को वो पसंद नहीं थे। वो पसंद थे, वो शादी के लिए राज़ी भी थे, बस उनकी एक शर्त थी। शर्त के मुताबिक शादी के बाद अताउल्ला खान अपना प्रोडक्शन हाउस खोलेंगे और दिलीप कुमार और मधुबाला सिर्फ और सिर्फ उनके प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों में काम करेंगे। दिलीप कुमार के मुताबिक उनके अंदर का कलाकार उन्हें ये शर्त मानने की इजाज़त नहीं देता था। मधुबाला चाहती थी कि दिलीप ये शर्त मान ले, उनकी शादी हो जाएगी, लेकिन दिलीप ने ये शर्त नहीं मानी। इससे दोनों के रिश्तों में खटास आ गई और फिर नया दौर कोर्ट केस ने तो सब खत्म कर दिया। दरअसल 1957 में फिल्म नया दौर की शूटिंग और साइनिंग अमाउंट को लेकर डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला और उनके अब्बाजान पर कोर्ट केस कर दिया। मधुबाला को लगता था कि दिलीप कुमार उनका साथ देंगे, लेकिन दिलीप कुमार ने बी.आर. चोपड़ा का साथ दे दिया, मधुबाला और उनके अब्बा के खिलाफ बयान दे दिया। इससे मधुबाला का दिल टूट गया और फिर उन्होंने दिलीप कुमार से रिश्ता खत्म कर लिया। हाल ही में 70 के दशक की मशहूर अदाकारा मुमताज़ ने अपना एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने एक तीसरी ही थ्योरी पेश कर दी। मुमताज़ के शब्दों में मधुबाला के दिल में छेद था, इस नाते वो माँ नहीं बन सकती थी और दिलीप कुमार को औलाद चाहिए थी। मधुबाला उन्हें वो दे नहीं सकती थी, इस नाते मधुबाला रोती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं, मिन्नत करती रहीं, लेकिन दिलीप कुमार ने
उनसे रिश्ता तोड़ लिया, मधुबाला का साथ छोड़ दिया। इन तीनों में से कौन सी कहानी सच है ये यकीन से नहीं कह सकते। 60 का दशक शुरू हुआ और इसकी शुरुआत दिलीप के लिए बहुत दमदार हुई, क्योंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को सदियों सदियों तक इंस्पायर करने वाली लेजेंड मुगले आज़म 1960 में रिलीज़ हुई। 60 के दशक में दिलीप कुमार की कोहिनूर, लीडर, संघर्ष, आदमी, गंगा जमुना, राम और श्याम, दिल दिया दर्द लिया जैसी कई सुपरहिट फिल्में रिलीज़ हुईं। दिलीप कुमार की वैसे वैसे चल रही ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई जब वो मिले सायरा बानू से। सायरा बानू उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी बचपन से। 12 साल की थी जब उन्होंने दिलीप कुमार को पहली बार देखा और देखते ही अपना दिल दे दिया। वो एक्ट्रेस भी सिर्फ इसलिए बनी कि दिलीप कुमार की हीरोइन बन सकें, मगर दिलीप कुमार ने एक नहीं 4 बार उनके साथ काम करने का ऑफ़र ठुकरा दिया, क्योंकि दिलीप कुमार का कहना था कि सायरा हैं 21 साल की, वो हैं 42 के, दुगने का फासला, जोड़ी जमेगी नहीं, ठीक नहीं लगेगी। मगर दिलीप साहब को क्या मालूम था कि जिन सायरा को वो अपनी रियल लाइफ में हीरोइन नहीं बनाना चाहते, उन्हें एक दिन अपनी रियल लाइफ की हीरोइन बनाने पर मजबूर हो जाएंगे वो। धीरे धीरे दिलीप के दिल पर सायरा के प्यार का असर होने लगा, जादू सिर चढ़कर बोलने लगा। अंजाम 1966 में 44 साल के दिलीप कुमार ने 22 साल की सायरा बानू से शादी कर ली। दोनों के बीच उम्र के इतने भीषण फासले को लेकर देश भर में खूब हंगामा बरपा था। खैर, 70 का दशक दिलीप कुमार के लिए बुरा दौर लेकर आया। सगीना, दास्तान, गोपी, बैराग जैसी उनकी फिल्में एक के बाद एक लगातार पिटने लगीं। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शशि कपूर जैसे नए ज़माने के नए सुपरस्टार्स की आमद हो चुकी थी। इसीलिए दिलीप कुमार के कैरियर का डाउनफॉल शुरू हो गया, जो मिड 70s आते आते इस कदर बढ़ा कि दिलीप कुमार का कैरियर ख़त्म ही हो गया। 1975 के बाद दिलीप कुमार ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, सिनेमा से दूर हो गए वो। साल 1977 के लोकसभा चुनावों और दिलीप कुमार से जुड़ा एक किस्सा है कि दिलीप कुमार की कांग्रेस से करीबी थी, ये मशहूर बात है। तो चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिलीप कुमार को कहा कि वो संजय गांधी की कंसिस्टेंसी यानी अमेठी जाएं और वहाँ प्रचार करें। दिलीप कुमार राज़ी हो गए। लखनऊ से दिलीप कुमार को बस पर बिठा दिया गया अमेठी तक के लिए। अब सुपरस्टार दिलीप कुमार बस में बैठकर अमेठी पहुँचे। अमेठी का बस स्टॉप, जिसे बस अड्डा कहना उचित होगा, बिल्कुल सनामन्न था। लोगों की हलचल छोड़िए, पानी पीने को नल भी नहीं था। कड़ी धूप से सिर फटा जा रहा था और ऐसी जगह पर दिलीप कुमार खड़े थे। स्वागत तो दूर, कोई उन्हें लेने तक नहीं आया था। एक एक मिनट इंतज़ार करते करते 4 घंटे बीत गए। दिलीप साहब वहीं खड़े थे। तब कहीं जाकर 2 लोग आए और बाइक पर दिलीप कुमार को बिठाकर रैली स्थल पर ले गए। दिलीप को लगा था 1-2 रैली होगी, लेकिन उनसे 5-6 रैलियों में स्पीच दिलवाई गई। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ गाली गलौज की, बदतमीज़ी की। जब उन्होंने बड़े नेताओं से शिकायत करने की बात कही तो उनके साथ और भी बदसलूकी की गई। फिर रात को वही 2 लोग उन्हें बाइक पर बिठाकर बस अड्डे पर लाए और ये कहकर चलते बने कि कोई भी बस पकड़कर लखनऊ चले जाइएगा।
जब दिन में उस बस अड्डे का वो हाल था तो रात में तो पूछिए ना, माशा अल्लाह होगा। दिन भर के भूखे प्यासे थके मंदे दिलीप कुमार को लगभग पूरी रात उस अंधेर नगरी में काटनी पड़ी। सुबह के वक्त उन्हें एक बस मिली जिसे पकड़ वो लखनऊ चले गए। आउटलुक के संपादक मशहूर पत्रकार विनोद मेहता ने संजय गांधी पर एक किताब लिखी है। उसमें वो इस वाक़ये का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि कुछ दिनों बाद वो दिलीप कुमार के घर गए उनसे मिलने के लिए। बात बात में इस पूरे घटनाक्रम को याद कर दिलीप साहब रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। दरअसल विनोद मेहता के मुताबिक दिलीप साहब के साथ जो भी कुछ हुआ, जिस तरीके से उन्हें इल ट्रीट किया गया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की, फिर उन्होंने बड़े नेताओं से इसकी शिकायत की तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्हें इससे बहुत बेइज्जती सी लगी थी, बहुत अपमानित महसूस हुआ था। ऐसा सलूक उनके साथ ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ था और ना ही उन्होंने ऐसा कुछ सोचा था कि कभी होगा। तो बहुत हर्ट हुए थे वो अंदर से, और इसके लिए वो मैडम गांधी और उनके बेटे संजय गांधी को जिम्मेवार मानते थे। 80 का दशक दिलीप कुमार के लिए बहुत खास बन गया, क्योंकि इस दशक में उन्होंने अपने करियर को एक नए रंग से, अलग रंग से रंगा। क्रांति, कर्मा, दुनिया, विधाता, कैद जैसी फिल्मों के ज़रिए लोगों ने बॉलीवुड में पहले और इकलौते एंग्री ओल्ड मैन को देखा। लेकिन इस दशक में दिलीप साहब की प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा उनकी कंट्रोवर्शियल पर्सनल लाइफ के चर्चे हुए। साल था 1981 के एक दिन करंट नाम की एक मैगज़ीन में तस्वीर के साथ एक खबर छपी जो जल्दी ही हिंदुस्तान भर के बड़े बड़े अखबारों में छपने लगी। दिलीप कुमार ने आसमा रहमान नाम की एक शादीशुदा 3 बच्चों की मां से दूसरा निकाह कर लिया है। सायरा ने यह खबर अखबार में पढ़ी तो दिल के साथ साथ वो भी टूट गईं। काश मैं ये कह पाता कि ये सिर्फ अफवाहें थीं, लेकिन दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में खुद कबूल किया है कि ये सच था। कहते हैं कि सायरा ने उस वक्त दिलीप कुमार से अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए थे। सायरा का परिवार भी दिलीप से बहुत नाराज़ था। फिल्म इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में दिलीप के बड़े बड़े पक्के पक्के दोस्त भी उनके खिलाफ हो गए थे। मीडिया में दिलीप कुमार की खूब थू-थू हो रही थी। इन तमाम कारणों से दिलीप कुमार के लिए हालात बहुत ख़राब हो गए थे। इसी से घबराकर उन्होंने घर छोड़ दिया। वो आसमा के साथ रहने लगे। अपनी ऑटोबायोग्राफी दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में दिलीप कुमार लिखते हैं कि जल्दी ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। मालूम चल गया कि उन्होंने सायरा पर जुल्म किया है। वो सायरा से मिले और उन्होंने सायरा से माफ़ी मांगी, उनका भरोसा तोड़ने के लिए, उनको धोखा देने के लिए, और ये इल्तिजा की कि खुदा के लिए वो उनसे अपना रिश्ता ख़त्म ना करें। उन्होंने सायरा से वादा किया कि वो अपनी शादी को टूटने नहीं देंगे, 16 सालों की अपनी शादी की पवित्रता को बचाएंगे। बस उन्हें थोड़ा सा वक्त दे, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। इसके बाद दिलीप कुमार ने आसमा के साथ अपने तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद तलाक हो गया। दिलीप फिर से सायरा के पास लौट आए। हालांकि लोगों का एक बड़ा तबका दिलीप कुमार के इस परावर्तन को उनकी अच्छाई नहीं, बुराई का सबूत बताता है। दरअसल एक बड़ा मशहूर परसेप्शन ये है कि दिलीप कुमार सायरा के पास सायरा के लिए नहीं लौट कर आए थे, अपने लिए लौट कर आए थे। क्योंकि दिलीप अपनी इमेज को लेकर बहुत ओवर कॉन्शियस थे और उनके इस स्कैंडल के कारण पब्लिक के बीचों बीच उनकी इमेज की धज्जियाँ उड़ गई थीं। अपनी दागदार छवि को साफ करने के लिए उन्हें यही सबसे सही कदम लगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बात दरअसल ऐसी थी कि सायरा मां नहीं बन सकती थी।
और दिलीप को औलाद चाहिए थी। इसीलिए उन्होंने ऑलरेडी 3 बच्चों की माँ आसमा से शादी की, मगर खुदा की मर्जी आसमा भी उन्हें औलाद नहीं दे सकी। वो उनके किसी काम की नहीं रह गई और स्कैंडल में उनकी वजह से दिलीप का नाम खराब होने लगा, तो दिलीप ने आसमा को छोड़ दिया, बिल्कुल वैसे जैसे यूज़ करके थूक दिया। एक थ्योरी एक अलहदा ही कहानी पेश करती है। उसके मुताबिक आसमा एक बेहद ही शातिर चालाक औरत थी। उसने अपने एक्स हस्बैंड के साथ मिलकर दिलीप कुमार को साजिश के तहत फंसाया, शादी के लिए मजबूर कर दिया और फिर शादी के बाद वो दिलीप कुमार की पर्सनल इंफॉर्मेशन, सीक्रेट्स चुपके चुपके मीडिया को लीक करने लगी, सेल करने लगी पैसों के बदले। दिलीप को जल्दी ही ये पूरा स्कैंडल समझ में आ गया और उन्होंने तुरंत आसमा को तलाक दे दिया, उनसे दूरी बना ली। इन तीनों थ्योरीज में सच जो भी हो, मगर अपनी ऑटोबायोग्राफी दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में इस पूरे एपिसोड का जिक्र करते हुए दिलीप कुमार एक और खुलासा करते हैं। वो ये कि एक बड़ी ही फैली हुई बात है कि सायरा भी माँ नहीं बन सकती थी, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, लेकिन दिलीप कुमार के मुताबिक ऐसा नहीं था। साल 1972-73 के आसपास सायरा ने कंसीव किया था, वो प्रेग्नेंट हुई थी, मगर बीच में ही उनका मिसकैरियज हो गया, फोइटस पेट के अंदर ही डिस्ट्रॉय हो गया और फिर सायरा कभी कंसीव नहीं कर सकी। लेकिन मशहूर फिल्म मैगजीन हर जिंदगी के मुताबिक ये सच्ची कहानी नहीं है। सच ये है कि सायरा का मिसकैरियज नहीं हुआ था, उनकी प्रॉपर डिलीवरी हुई थी और उनका बेटा हुआ था, सायरा और दिलीप कुमार का अपना बेटा। उसकी चांद जैसी सूरत पर दिलीप कुमार न्यौछावर हो गए, लेकिन उनकी ये खुशियाँ ज़्यादा वक्त तक टिक नहीं सकी, क्योंकि उनका लाडला बेटा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, उसे मार डाला गया। मगर किसने मार डाला उस नन्ही सी जान को? दिलीप कुमार के मुताबिक सायरा बानू ने। यकीन करना मुश्किल है, मगर दिलीप कुमार का कहना यही है कि सायरा बानू ने, यानी उनके बच्चे की माँ ने, उनकी बीवी ने उनके बच्चे को, अपने बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। अब दिलीप साहब कुछ भी ऐवे ही तो नहीं कहेंगे, तो दिलीप कुमार ने सायरा बानू पर इतना घटिया और घिनौना इल्ज़ाम क्यों लगाया, किस बिना पे लगाया, ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा। कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए कि मैं सायरा बानू की ज़िंदगी पर जल्दी ही एक वीडियो बनाऊं। उसमें मैं आपको बताऊंगा ये पूरी कहानी आखिर है क्या, क्या माजरा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 1998 में रिलीज़ होने वाली किला दिलीप कुमार के सिनेमाई कैरियर की आखिरी फिल्म बन गई। इसके बाद दिलीप कुमार फिल्मी दुनिया से हमेशा के लिए दूर हो गए। साल 2000 के बाद दिलीप कुमार की तबीयत खराब होने लगी, वो अक्सर बीमार रहने लगे। 2011-12 आते आते तो आलम ये हो गया कि उनकी याददाश्त भूलने लगी, वो लोगों को पहचान नहीं पाते थे। 2015-16 आते आते हालत ये हो गई कि वो खुद को ही भूल गए, कोमा में पड़े एक मरीज़ की जैसी ज़िंदगी हो गई थी उनकी। ऐसे हाल में भी सायरा ने जिस शिद्दत से उनकी सेवा की, देखभाल की, कहते हैं कि कोई नहीं कर पाता। दिलीप बहुत किस्मती थे कि उन्हें सायरा बानू जैसी हमसफ़र मिली। पर एक सच ये भी है कि आया है सो जाएगा। सायरा की तमाम दुआओं, शिद्दत से की गई सेवाओं के बावजूद 7 जुलाई साल 2021 को दिलीप कुमार हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर रुखसत हो गए।